हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप लोगों के लिए एक तरीके से रिवीजन होगा। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को पहले ही कराया जा चुका है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नेट, जीआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति एक निश्चित जैविकीय अवधारणा है। यह वह समूह है जो वंशानुक्रम, जननिक प्रभाव अथवा जातीय समानता के द्वारा निर्मित होता है। तो इस तरीके से प्रजाति की जो परिभाषा है वो किसने दी है, बताइए। ऑप्शंस हैं एफ बोआस, ए एल क्रोबर, बर्गेस, रिजले। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप लोगों को बताना है, कमेंट करिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एल क्रोबर। क्रोबर का ये कहना है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा का जो रंग होता है, तो प्रजाति के वर्गीकरण के लिए इन्होंने त्वचा का जो रंग है उसको महत्वपूर्ण लक्षण माना है। ठीक है, त्वचा का जो रंग होता है, कलर होता है, उसको प्रजाति वर्गीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण लक्षण माना है क्रोबर ने। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किस जनजाति में भाई तथा बहन एक छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते, ना ही वे साथ साथ भोजन कर सकते हैं। कौन सी जनजाति है? ऑप्शंस में है वेड्डा, जुलू, बैगा, होपी। तो बताइए कमेंट करके राइट आंसर क्या है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेड्डा, श्रीलंका की वेड्डा जनजाति। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जनजातियों से के जो युवा ग्रह होते हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एक था युवा ग्रह रंगभंग, रंगबंग। तो जो ये रंगबंग युवा ग्रह है ये किस जनजाति का है, भोटिया जनजाति का है। घोटुल युवा ग्रह मोरिया गोंड जनजाति का है, घोटुल। गिटियोरा युवा ग्रह मुंडा और हो जनजाति का है। जो गिटियोरा युवा ग्रह है वह मुंडा व हो जनजाति का है। घोटुल युवा ग्रह मोरिया गोंड जनजाति का है और रंगबंग ये भोटिया जनजाति का है। एंड ये इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वेड्डा ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट है, एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में है पार्सन्स, आई.पी. देसाई, ए.आर. देसाई, मर्डॉक। तो बताइए यहाँ पर एकांतिक नाभिकीय परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया हुआ है, बताइए कमेंट करिए। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, पार्सन्स का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या था, मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिलीज सर्च फॉर सर्वाइवल। मैन एंड सिविलाइजेशन द फैमिलीज सर्च फॉर सर्वाइवल, ये इनकी बुक का नाम है। और आधुनिक जो अमेरिका में आधुनिक परिवार है वहाँ पर उनका फील्ड वर्क था उस पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए पार्सन्स यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किस जनजाति के लोग वर्षा लाने के लिए आग जलाकर धुआं पैदा करते हैं ताकि आसमान में बादल छा जाएं? जनजातियों के नाम हैं संथाल, मुंडा, थारू, हो जनजाति। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। हो जनजाति, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हो जनजाति जो कि बिहार की है, वहाँ पर उस ट्राइब पर फील्ड वर्क किसका है, डी.एन. मजूमदार का। मजूमदार ने हो जनजाति पर अध्ययन किया और बुक भी लिखी थी, अ ट्राइब इन ट्रांजिशन। ठीक है, अ ट्राइब इन ट्रांजिशन ये इनकी बुक थी टी.एन. मजूमदार की, और ये बुक का नाम भी कई बार पूछते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, संसार की संस्कृतिकरण पर विचार करने से पता चलता है कि कोई भी समाज वर्ग विहीन नहीं है, अर्थात अस्त्रीकृत। इस कथन के लेखक का नाम बताना है, ऐसा विचार किसका है? ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, पी.ए. सोरोकिन, एम.एन. श्रीनिवास, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका कहना है? समाज पर उन्होंने अध्ययन किया, देखा और ये पाया कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है
जहाँ पर वर्ग व्यवस्था या स्त्रीकरण ना पाया जाता हो। तो ऐसा कहना किसका है, बताइए किसने कहा है, आप लोगों को कराया जा चुका है। सोरोकिन, P.A. सोरोकिन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स, ये इनकी बुक है। द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, सोशल मोबिलिटी, पावर एंड मोरालिटी, ठीक है, ये कुछ सोरोकिन की बुक्स हैं। सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके अलावा द सोशियोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन, सोशल मोबिलिटी जिसमें कि सामाजिक गतिशीलता की बात इन्होंने की थी, पावर एंड मोरालिटी, ये सभी सोरोकिन की बुक्स हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सामाजिक विघटन की प्रमुख विशेषता नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, यह पुरातन और नवीन व्यवस्था में द्वंद्व है। ऑप्शन बी कह रहा है ये एक समूह से दूसरे समूह के प्रकारों के हस्तांतरण का परिणाम है। ऑप्शन सी, यह सामाजिक संरचना में परिवर्तन का प्रतिफल है। या फिर ऑप्शन डी, यह एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है। तो जो विघटन है उसकी प्रमुख विशेषता नहीं है, यह एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, विघटन के बाद सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, जो सामाजिक विघटन है वो क्या है, एलियट मेरिल क्या बताते हैं कि जो सामाजिक विघटन है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच में जो संबंध होते हैं वो या तो टूट जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एलियट मेरिल कहते हैं सामाजिक विघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या फिर समाप्त हो जाते हैं। वहीं पर लैंडिस का क्या कहना है कि जब सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था भंग हो जाती है, सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था का भंग होना और जो असंतुलन उससे उत्पन्न होता है समाज में, वह ही सामाजिक विघटन है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये किसने कहा है, लैंडिस ने कहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, भारत में संयुक्त परिवार, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया है। भारत में जो संयुक्त परिवार है, औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया है। संयुक्त परिवार पर जो औद्योगिकी और नगरीकरण का प्रभाव पड़ा है उस पर अध्ययन किसने किया है। ऑप्शंस में है के.एम. कपाड़िया, इरावती कार्वे, जी.एस. घुरिये, एम.एस. गोरे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। ऑप्शन डी, एम.एस. गोरे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक का नाम क्या है, अर्बनाइजेशन एंड ए फैमिली, अर्बनाइजेशन एंड ए फैमिली। एंड नेक्स्ट है ज्वाइंट फैमिली, ये इनकी बुक है और उस पर ही इन्होंने नगरीकरण के प्रभावों का अध्ययन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि संरचनात्मक रूप से संयुक्त परिवार में परिवर्तन हुआ है किंतु प्रकार्यात्मक रूप से यह अभी भी कायम है। ऑप्शंस में है टी.एन. मदान, के.एस. सिंह, आई.पी. देसाई, इरावती कार्वे। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। संरचनात्मक रूप से देखें तो ज्वाइंट फैमिली में चेंजेस आए हैं, ठीक है, संरचना के रूप में, उसके आकार के रूप में। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, अब न्यूक्लियर फैमिली हो गई। किंतु अगर हम प्रकार्यात्मक रूप से देखें तो यह अभी भी है, जैसे कि कुछ फंक्शंस होते हैं, है ना, क्रिया विधि होती हैं, पूजा पाठ वगैरह हो गया, शादी वगैरह, फंक्शंस किसी भी तरीका का होता है जब फैमिली में, तो लोग सब इकट्ठा होते हैं, तो उस वजह से ये फंक्शनल हो गया। संरचनात्मक रूप से देखें तो अब साथ वो नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। तो ये कहना किसका है, बताइए। आई.पी. देसाई। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक्स के बारे में बात की जाए तो सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, द जॉइंट फैमिली इन इंडिया, ये इनकी आई.पी. देसाई की क्या हैं, बुक्स हैं। और आई.पी. देसाई ने 1955 में गुजरात के महुआ नगर में 423 परिवारों का अध्ययन किया हुआ था। और किस बुक में बात की उन्होंने, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ में इन्होंने बात की और फिर कुछ निष्कर्ष के तौर पर उन्होंने कहा था कि जो एकता है वह बढ़ रही है और जो संयुक्तता है वो घट रही है, जो ज्वाइंट फैमिली में सब साथ रहते थे वो कम हो रही है। और सेकंड क्या बताया कि व्यक्तिवाद की जो भावना है वो बढ़ रही थी, उन्होंने पाया, और जो नातेदारी के जो संबंध होते थे उनमें कमी हो रही है, कमी आ रही है। ये कुछ उन्होंने निष्कर्ष के तौर पर अपनी इस बुक में बात की हुई थी, ठीक है। तो ऐसे पूछते हैं महुआ नगर पर फील्डवर्क किसका था, 423 परिवारों पर इन्होंने किया है आई.पी. देसाई ने, ये आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक समाजशास्त्री ने आत्म पर्याप्ति को समाज की वह आधारभूत विशेषता माना है जो इसे सामाजिक व्यवस्था से पृथक करती है? ऑप्शंस में है पार्सन्स, टॉनीज, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? पार्सन्स, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस मत से कौन असहमत है कि परंपरागत समाज समरूप होते हैं? जो परंपरागत समाज है वे समरूप होते हैं, कौन असहमत है? ऑप्शंस में है लर्नर, फ्रैंक, पार्सन्स, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए लर्नर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें सर्वप्रथम वर्ग संरचना विकसित हुई? ऑप्शंस में है आदिम समाज, औद्योगिक समाज, जनजातीय समाज और कृषक समाज। तो सबसे पहले वर्ग संरचना किस में विकसित हुई, किस समाज में देखने को मिली? बताइए। कृषक समाज, ठीक है, कृषक समाज। और कृषक समाज की अवधारणा भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो कृषक समाज की अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है। और ये जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, तो मैक्सिको का गांव है वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया था। अध्ययन करने के बाद उन्होंने कृषक समाज की अवधारणा दी थी। और किस बुक पर उन्होंने बात की है? पीजन सोसाइटी एंड कल्चर में। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर में कृषक समाज की जो अवधारणा है उसके बारे में बात की। और कृषक समाज को ये कैसा समाज बताते हैं? अवशिष्ट समाज बताते हैं। अभी आपको बताया गया है, ठीक है, क्या कैसा समाज बताते हैं? कृषक समाज कैसा है? अवशिष्ट समाज है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने इस मत की आलोचना की है कि व्यक्ति भूमिका अपेक्षाओं का अपने आप से प्रत्युत्तर देता है? ऑप्शंस में है लिंटन, गॉरफिंकल, पार्सन्स, मर्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका कहना है? किसने आलोचना की है इस तरीके से? राइट आंसर मर्टन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मर्टन ने होपी ट्राइब्स है, ठीक है, होपी जनजाति है, उस पर अध्ययन किया था। और मर्टन ने ही सबसे पहले संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप की सबसे पहले इन्होंने समाजशास्त्रीय व्याख्या दी थी। समाजशास्त्रीय तरीके से इन्होंने वर्णन किया था। ये पहले समाजशास्त्री थे संदर्भ समूह पर जिन्होंने बात की हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने समूह को ऐसे व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया है कि निश्चित तरीकों से एक दूसरे के साथ अंतर क्रिया करते हैं वे, और ये महसूस करते हैं कि वे उस समूह के सदस्य हैं एवं दूसरों द्वारा उस समूह के सदस्यों के रूप में भी वे जाने जाते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में है पार्सन्स, मैकआइवर, मर्टन, डेविस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताइए। मर्टन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक भौतिकी पद का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शंस में हैं दुर्खीम, अगस्ट कॉम्ट, वेबर, मार्क्स। जल्दी जल्दी बताइए, सामाजिक भौतिकी पद है, इस पद का प्रयोग किसने किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति को वर्गीकृत किया जा सकता है किस में? ऑप्शंस देखिए, द्वितीयक समूह के रूप में, नृजातीय समूह के रूप में, धार्मिक समूह के रूप में, या फिर अंतर्विवाहीय समूह के रूप में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अंतर्विवाहीय समूह के रूप में, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि संयुक्त परिवार वह आधारशिला है जिस पर हिंदू सामाजिक संगठन निर्मित है? ऑप्शंस देखते हैं, राधाकृष्णन, पीएन प्रभु, पीवी काने, डीएन मजूमदार। पीवी काने है ये, ठीक है, और डीएन मजूमदार। बताइए, संयुक्त परिवार वह आधारशिला है जिस पर हिंदू सामाजिक संगठन निर्मित है, किसका कहना है? पीएन प्रभु का, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फोकवेज जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? ऑप्शंस में है समना, अगस्ट कॉम्ट,
स्पेंसर मेलानोव्स्की। तो ये बुक किसकी है, सभी को पता है, समनर है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वो इनका है, ठीक है। नेक्स्ट है, यह किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव उपलब्धियों का विज्ञान है। जो समाजशास्त्र है वह मानव उपलब्धियों का विज्ञान है। ऑप्शंस देखते हैं, C.H. कूले, ई दुर्खीम, समनर, L.F. वॉर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, L.F. वॉर्ड। नेक्स्ट है, किसने क्रिया को तार्किक एवं अतार्किक में विभेदीकृत किया है। क्रिया को यानी एक्शन को, लॉजिक एंड अनलॉजिक, नॉन लॉजिक, किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है किसने। ऑप्शंस में है मैक्स वेबर, पैरेटो, पार्सन्स, R.K. मर्टन। लॉजिकल एंड नॉन लॉजिकल एक्शन की बात की थी, ठीक है। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैरेटो। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पैरेटो को फासिस्टवाद का पैगंबर माना जाता है, कहा जाता है। और सोशल सिस्टम या सोसाइटी के बारे में उनका क्या कहना था कि जो सामाजिक व्यवस्था है या फिर जो समाज है, यह मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं से मिलकर के बना है, ठीक है। इनका देखिए अलग कहना है कि जो सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था है या जो समाज है वह मानवीय संवेदनाओं और मानवीय भावनाओं से मिलकर के बना है। और जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं वे दो तरह की क्रियाओं को जन्म देती हैं। पहली तार्किक क्रिया और दूसरी अतार्किक क्रिया। इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए तो अवशेष और भ्रांत तर्क है, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत है जो कि इन्होंने दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि इतिहास शिष्ट जनों का कब्रिस्तान है। ऑप्शंस में है मार्क्स, स्पेंसर, पैरेटो, दुर्खीम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसका कहना है। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, नेट के एग्जाम में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैरेटो। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूहों में ही होती है। जो मानवीकरण की प्रक्रिया है वो प्राथमिक समूहों में ही होती है। ऑप्शंस देखते हैं, कोजर, पार्सन्स, C.H. कूले, किंग्सले डेविस। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या है, किसका कहना है। पार्सन्स का कहना है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और प्राइमरी ग्रुप को बताते हैं कि कैसा समूह है, कहते हैं एक ऐसा समूह है जिनमें कि सदस्यों के बीच में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं और पारस्परिक सहयोग पाया जाता है। प्राथमिक समूह ऐसा समूह है जिसमें सदस्यों के बीच में आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और पारस्परिक सहयोग पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। ऑप्शंस में है वर्ण स्त्रीकरण, वर्ग स्त्रीकरण, खुला स्त्रीकरण और बंद स्त्रीकरण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होगा तो उसको क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाएगा, बंद स्त्रीकरण। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकती है, यह कथन किसका है। ऑप्शंस में है गिलेन एंड गिलेन, मैकेवर एंड पेज, बोगार्डस, बर्गले एंड हंटिंगटन। तो जलवायु को पूरी सभ्यता के विकास और विनाश का कारण मानने वाले कौन है, बताइए। बर्गले एंड हंटिंगटन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक समूह द्वारा दूसरे समूह के समस्त आदर्शों एवं संस्कृति को समाविष्ट करने तक सीमित नहीं है। ऑप्शंस में है G.E. स्मिथ, लेविस कोजर, जॉर्ज सिमेल, R. पार्क यानी कि रॉबर्ट पार्क।
तो किसका कहना है बताइए, आंसर दीजिए। रॉबर्ट पार्क, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट पार्क ने सामाजिक जो सातवीकरण है, ठीक है, सातवीकरण है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट पार्क ने किया था। अमेरिकन प्रजातीय संबंध में जो रिसर्च हो रहा था उसके संदर्भ में इन्होंने किया था सातवीकरण शब्द का प्रयोग। और इन्होंने कहा था कि ये जो आत्मसातकरण की जो प्रक्रिया है या सातवीकरण की जो प्रक्रिया है वो 4 चरणों से होकर गुजरती है, या आत्मसातकरण की प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। पहला संपर्क, दूसरा प्रतियोगिता, तीसरा समायोजन और चौथा आत्मसात। और इसी को इन्होंने प्रजातीय संबंधों का चक्र भी कहा है, ठीक है, प्रजातीय संबंधों का चक्र भी इन्होंने इसी को ही कहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर रॉबर्ट पार्क ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, क्रय की गई स्त्री के साथ विवाह करना कहा जाता है दैव विवाह, आर्ष विवाह, असुर विवाह या फिर प्रजापत्य विवाह। तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, असुर विवाह, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मनु ने विवाह के 8 स्वरूप बताएं, जिनमें से 4 उच्च कोटि की श्रेणी में आते हैं और 4 निम्न कोटि की श्रेणी में आते हैं। उच्च कोटि में कौन कौन से विवाह हैं? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। जबकि निम्न कोटि में बताया जाए या अप्रशस्त जो विवाह है उसकी श्रेणी में असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह या फिर पैशाच विवाह आएगा। ये निम्न कोटि वाले विवाह में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन नहीं है? किस जनजाति में इनमें से बहुपति विवाह नहीं होता है? ऑप्शंस में है टोडा जनजाति, कोटा जनजाति, नायर जनजाति और गोंड जनजाति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गोंड जनजाति, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुपति विवाहों की बात की जाए तो उत्तर पूर्वी भारत में जैसे कि टोडा, कोटा, खस जनजाति है वहाँ पर, और केरल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा है ना नायर में भी देखने को मिलेगा, कंबल जनजाति है उसमें भी बहुपति विवाह देखने को मिलता है, ठीक है। तो गोंड जनजाति यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप से जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते या अनुकरण करते हैं तो उसको कहा जाता है। ऑप्शंस में है संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, जनतंत्रीकरण या फिर असंस्कृतिकरण। तो ये किसमें कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ये असंस्कृतिकरण कहलाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया है? यह 2 तरीके से जो संरचना है या संरचना के प्रकार, जो कि वास्तविक संरचना और समान सामाजिक संरचना है, उसकी बात किसने की हुई है? ऑप्शंस में है नाडेल, दुर्खीम, मर्टन, रेडक्लिफ, ब्राउन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रेडक्लिफ ब्राउन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक्स के बारे में बात की जाए तो अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, ये इनकी बुक है जिसमें कि उन्होंने स्ट्रक्चर की बात की है, संरचना की बात की है। सेकंड है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। सेकंड बुक का नाम क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। इसमें फंक्शनलिज्म की बात इन्होंने की है और इनके लिए जो स्ट्रक्चर है वो मूर्त है, उसे देखा जा सकता है। 2 तरह की संरचनाओं की, जैसे कि वास्तविक सामाजिक संरचना और समान सामाजिक संरचना की बात की है। जो वास्तविक सामाजिक संरचना है इसका निर्माण व्यक्तियों से होता है, मिलकर के व्यक्ति निर्माण करते हैं, और ये जो संरचना है वो क्या है? परिवर्तनशील है, इसी में परिवर्तन होता है, और चूंकि परिवर्तन इसी में होता है इसलिए अस्थायी संरचना हो जाएगी। और जो समान सामाजिक संरचना है उसमें क्या होता है? ये सामाजिक नियम, कानून, इन सभी से ये संबंधित है और ये संरचना स्थायी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने तनाव को पारिवारिक विघटन का प्रमुख कारण माना है?
ऑप्शंस में है फोस्टर, मावरर, इलियट एंड मेरिल, बेकर। तो तनाव को पारिवारिक विघटन का कारण मानने वाले कौन हैं, बताइए। इलियट एंड मेरिल, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब पारिवारिक जब विघटन होता है, ठीक है, तो उसमें पति पत्नी के बीच में तनाव के साथ ही साथ बच्चों और माता पिता के बीच में भी तनाव देखने को मिलता है, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, केस अध्ययन पद्धति को कहा जाता है जैविकी सूक्ष्मदर्शी, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, प्रकार्यात्मक सूक्ष्मदर्शी या फिर ऐतिहासिक सूक्ष्मदर्शी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, केस स्टडी मेथड को क्या कहेंगे हम, क्या कहा जाता है, सामाजिक सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बर्गेस क्या कहते हैं, जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति है, केस स्टडी मेथड है, उन्होंने इसी मेथड को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा है। ध्यान रखिएगा, ऐसे पूछ सकते हैं किसने कहा है, तो बर्गेस ने वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शी कहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, डेहरेनड्रॉफ के अनुसार उत्तर पूंजीवाद समाज की विशेषता है। ऑप्शन देखिए, पूंजी का अपघटन, श्रम का विभेदीकरण, संघर्ष का विनियमन एवं संस्थानीकरण या फिर उपर्युक्त सभी। तो उत्तर पूंजीवादी समाज की विशेषताएं जो कि डेहरेनड्रॉफ ने बताई थी, उनके बारे में बताना है, किन किन विशेषताओं के बारे में इन्होंने बात की हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर ये सभी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी बुक क्या है, क्लास एंड अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसमें कि उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी हुई है। और इनका क्या कहना था कि हर सामाजिक संरचना में संघर्ष का बीज छुपा हुआ होता है। इस तरीके से स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि हर सामाजिक संरचना में संघर्ष का बीज होता है या बीज छिपा होता है, किसने कहा है, डेहरेनड्रॉफ ने। और समाज की, ये क्या कहते हैं डेहरेनड्रॉफ, समाज की प्रमुख विशेषता शक्ति और सत्ता की होती है। समाज की प्रमुख विशेषता शक्ति और सत्ता है, ये कहना किसका है, डेहरेनड्रॉफ का है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतीहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के एक सिद्धांत को विकसित किया है। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में है ऑस्कर लेविस, इब्न खाल्दून, साइमन हर्शकोविट्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इब्न खाल्दून, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने समाजशास्त्र के अपराध एवं विसमानता को समाज के प्रकार्यात्मक एकीकरण के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करने में देखा है। ऑप्शंस देखते हैं, आर के मर्टन, ए कोहेन, एमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने स्वाभाविक आवास से स्थानांतरित होना प्रवास कहलाता है, किसका कहना है। ऑप्शंस में है किंग्सले डेविस, वे स्मिथ, डेविड हीर, रॉबिन्स। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डेविड हीर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जाति के तीन पक्ष धर्मनिरपेक्ष, एकीकरण और वैचारिकीपूर्ण किसने प्रतिपादित किए हैं। ऑप्शंस में है टी के उमन, रजनी कोठारी, एम एन श्रीनिवास, दुर्खीम। तो जाति के इन तीन पक्षों की बात किसने की हुई है, रजनी कोठारी ने, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लघु समुदाय मानवता के इतिहास में मानव जीवन का सबसे प्रचलित स्वरूप रहा है, यह कथन है। ऑप्शंस देखिए, टी एल स्मिथ, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकेवर एंड पेज, बियर स्टेड।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समुदाय के 3 स्वरूप बताते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड समुदाय के 3 स्वरूपों की बात करते हैं। पहला लघु समुदाय, दूसरा मध्यम समुदाय और तीसरा वृहद समुदाय। और इन्होंने अध्ययन चानकोम गांव, जो कि मैक्सिको का है गांव, उस पर उन्होंने अध्ययन किया था और लिटिल कम्युनिटी यानी कि लघु समुदाय का कॉन्सेप्ट दिया था और गांवों को लघु समुदाय का स्वरूप भी माना इन्होंने। रॉबर्ट रेडफील्ड ने गांवों को, विलेजेस को लघु समुदाय, लिटिल कम्युनिटी का स्वरूप बताया इन्होंने। और इन्होंने जो लिटिल कम्युनिटी की जो विशेषताएं बताई थी लघु समुदाय की, वो क्या थी? लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता। विशेषताएं इंपॉर्टेंट हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है किस पर अध्ययन किया था, किस गांव का, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं? ऑप्शंस देखिए। जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर, समुदाय का छोटा आकार, सरल और सादा जीवन, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा यहाँ पर? ये सभी होगा, ऑप्शन डी, है ना। इसके अलावा प्राथमिक संबंधों की प्रधानता होती है इसमें, सामाजिक गतिशीलता का अभाव पाया जाता है, फीलिंग्स, है ना, हम की भावना पाई जाती है, धर्म, प्रथा, रूढ़ियों का महत्व होता है, कम पॉपुलेशन होती है, कम जनसंख्या होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये जो बुक है उसके लेखक बताने हैं, किसने लिखी है? ऑप्शंस में है योगेंद्र सिंह, M.N. श्रीनिवास, A.R. देसाई, G.S. घुरिये। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ये बुक किसकी है? योगेंद्र सिंह की। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का जो प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य है उसको प्रारंभ करने वाले कौन थे? ऑप्शंस में है R.K. मर्टन, एमाइल दुर्खीम, रेडक्लिफ ब्राउन, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एमाइल दुर्खीम। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक, श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ अनुभाविक तथा सामान्य विज्ञान है। तो इस तरीके से समाजशास्त्र को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शंस में है रॉबर्ट बियरस्टेट, मैकएवर एंड पेज, किंग्सले डेविस या फिर E.S.C. बोगार्डस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बियरस्टेट। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अत्यधिक गतिशीलता वर्ग एकात्मकता को कमजोर करती है, यह किसका तर्क है? ऑप्शंस में है एंथोनी गिडेंस, मार्क्स, फिचर, सोरोकिन। तो अत्यधिक गतिशीलता वर्ग एकात्मकता को कमजोर करती है कहना, या ऐसा तर्क किसका है? कार्ल मार्क्स का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन वह है जो सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतरक्रियाओं व सामाजिक संगठन के किसी भी पक्ष में होता है। और यह तर्क है, ऑप्शंस में है बोटोमो, जोन्स, डॉसन एंड गेटिस, जिन्सबर्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यह किसका कहना है? जोन्स का कहना है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन उद्विकासीय परिवर्तन से संबंधित है? ऑप्शन ए है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सरलता से जटिलता की ओर बढ़ती है, उद्विकास मूल निरपेक्ष है, निरंतर मंद गति यानी धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है, एंड उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उद्विकासीय परिवर्तन से संबंधित क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये सभी होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसका कहना है कि सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए कम व अधिक मात्रा में किया गया प्रयास है? ऑप्शंस में है टर्नर, मैरिल व एल्ड्रिस, ब्लूमर, गिडिंग्स। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक आंदोलन रूढ़ियों में परिवर्तन के लिए कम व अधिक मात्रा में किया गया
प्रयास है। और ये कहना किसका है? मेरिल व एल्ड्रिस का है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, आज संपूर्ण विश्व इस तथ्य से लगभग सहमत है कि आधुनिकता और प्रजातंत्र ही हमारे लिए वैध जीवन प्रणालियाँ हैं। अब इस कथन से संबंधित कौन है? बोमेन, फूको, रिट्जर, सीमेल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? फूको। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा को माना है? अपराध का कारण व्यक्ति की आत्मधारणा है। ऑप्शंस में है हॉवर्ड बेकर, अल्फ्रेड एडलर, हटन, रेकलेस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेकलेस हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आत्मधारणाएं दो तरह की होती हैं। पहली बताते हैं अनुकूल आत्मधारणा, जो कि व्यक्ति को विधि पालन की ओर ले जाती हैं। दूसरी प्रतिकूल आत्मधारणा, जो कि व्यक्ति को आपराधिक व्यवहार की ओर ले जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, हिंदुओं में आश्रम व्यवस्था विश्व के सामाजिक विचारों के इतिहास में सोची और नियोजित की गई अपूर्व देन है। ऑप्शंस देखते हैं, घुरिये, के.एम. कपाड़िया, पी.एन. प्रभु, ए.आर. देसाई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? पी.एन. प्रभु। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि विश्व की एक ही अर्थव्यवस्था है और विकसित देश अविकसित देशों का शोषण करते हैं? ऑप्शंस देखते हैं, पार्सन्स, स्मिल्सर, मार्क्स, एफ. वॉलेस्टेन। तो विश्व की एक ही अर्थव्यवस्था है, विकसित देश अविकसित देशों का शोषण करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वॉलेस्टेन। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने प्रतियोगिता को सामाजिक संपर्क से रहित अंतरक्रिया माना है? ऑप्शंस में है मैकडूगल, मैकएवर, ग्रीन, पार्क एंड बर्गेस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता को सामाजिक संपर्क से रहित अंतरक्रिया माना है पार्क एंड बर्गेस ने। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। इसके अलावा वेबर क्या बताते हैं प्रतिस्पर्धा के बारे में कि यह यानी कि जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, वो एक शांतिपूर्ण संघर्ष है। ठीक है, वेबर ने कहा है। और जो प्रतिस्पर्धा है वो किस सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है, सामाजिक व्यवस्था भूमिकाओं का सेट है और इसमें से कुछ पुंजों का निर्माण करती हैं जिन्हें संस्थाओं के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस देखते हैं, स्टीफन कोल, कोहेन, लाइट व केलर, मर्टन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोहेन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।